Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिंदगी में उसी तरीके से सफल हो जिस तरीके से भगवान राम ने बुराइयों पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं और आप जो 12th क्लास हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने शादियों के बारे में पढ़ा था, आज हम गोत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज ही हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते थे, यानी कि वर्ण किस तरीके से सोसाइटी में प्रिवेल करते थे, यानी कि एग्जिस्ट करते थे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को इस चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं देखा है, पहले आप पिछली क्लासेस को देखें, फिर आगे आप इस क्लास तक आते हैं तो सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। आप आज जैसे आपने शादियां जैसे होती हैं, उसमें शादी मैंने 8 फॉर्म ऑफ मैरिज आपको पिछली क्लास में पढ़ा है कि किस प्रकार से मनुस्मृति में 8 फॉर्म ऑफ मैरिज को परफॉर्म किया जाता था, जिसमें 4 फॉर्म ऑफ मैरिज को बहुत उत्तम कोटि का माना गया है, बहुत बेहतरीन माना गया है, और 4 फॉर्म ऑफ जो मैरिज हैं उनको लोअर कैटेगरी का माना गया है। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से गोत्र को परफॉर्म किया जाता है। कहने का मतलब, जब लड़कियों की शादी होती है तो कुछ सोसाइटी या समाज ऐसे होते हैं जहां पर लड़की अपने गोत्र को त्याग कर दूसरे गोत्र में जाती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो शादी करके जब वो अपने ससुराल जाती है तो पिता के गोत्र को छोड़ देती है और सामने अपने हस्बैंड वाले गोत्र को अपना लेती है। तो इस तरह की बातें जो हमारे इतिहास में थी, उन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा कि सातवाहन डायनेस्टी जो कि उन्होंने एकमात्र ऐसी डायनेस्टी जिन्होंने ये क्या है, शीशे के सिक्के चलाए थे। यानी कि शीशे के सिक्के ये कैसे हो सकते हैं, तो जो उनकी वैल्यू है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती थी, इन बातों के बारे में भी देखने वाले हैं। और सातवाहन डायनेस्टी में हम ये देखेंगे कि सातवाहन डायनेस्टी में एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, अपने गोत्र में ही शादी की जाती थी। और दूसरा एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है कि अपने गोत्र से बाहर शादियां करना एक्सोगैमी कहलाता है। तो ये दोनों चीजें परफॉर्म की जाती थी, किसमें, सातवाहन डायनेस्टी के अंदर परफॉर्म की जाती है। आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान शब्दों में आपको इन चीजों को समझाने वाली हूं। अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। 12th क्लास स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है, आप टेंशन ना लें। इस जो चैप्टर है इसकी मेरे पास बिल्कुल रेडी हो चुका है मटेरियल, इसको कराएंगे। फिर मैं आपको आगे चलकर लेकर आने वाली हूं 1 शॉर्ट रिवीजन, जिसमें मेरा क्या है 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में या फिर 2 वीडियोस में आपको रिवीजन में करा दूंगी। आप टेंशन ना लें, पेपर से पहले हर चीज आपको कराने वाली हूं। अब जो क्या है, एक रिदमिक सिस्टम से चल रहा है चीजें, तो आपकी जो वीडियो है अब रेगुलर आने वाली हैं। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, गोत्रा ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं होती थी वो गोत्र को किस तरीके से लेती थी, यानी कि जब उनकी शादियां होती तो गोत्र को कैसे परफॉर्म किया जाता, गोत्र के साथ क्या होता है। कहने का मतलब क्या है कि गोत्र को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता था। ध्यान से सुनेंगे बेटे इसमें। द गोत्रा ऑफ वुमेन, द फ्रॉम 1000 BC one Brahminical practice was evident. It was the classifying the people into the gotra, especially the Brahman. यानी कि गोत्र को स्पेसिफिक बनाने वाले कौन थे, ब्राह्मण होते थे, जिन्होंने गोत्र को क्या कर दिया, रिजिड बना दिया कि भाई हम इस गोत्र से रिलेटेड रहेंगे, आप उस गोत्र से रिलेटेड रहेंगे। इस तरह की बातें देखने को मिली। ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीर, यानी कि वेदों के अकॉर्डिंग जिन्होंने, ये ब्राह्मण कम्युनिटी थी, उन्होंने वेद जो लिखे उनमें से जो आपके धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रास वगैरह लिखे गए, उनमें इन चीजों को लिखा गया। Those who belong to the gotra were regarded as his descendant. जैसे मैंने कहा ना
कि आप वशिष्ठ गोत्र को सुनते हैं कि जैसे जैसे आगे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, यानी कि आगे पीढ़ियां बढ़ती हैं तो वो उस गोत्र को साथ में लेकर चलती हैं। तो एक गोत्र डिफाइन होने के बाद उस कम्युनिटी में जो भी पैदा होता है तो उसको उसी गोत्र के नाम से जाना जाता। तो ये जो चीजें फिक्स की, ये किसने की? ब्राह्मण कम्युनिटी ने इन चीजों को क्या किया? फिक्स किया। देखो आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। अब एक डायनेस्टी थी सातवान डायनेस्टी। कुछ डायनेस्टी ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो जिसमें लड़कियों की जब शादी होती है तो वो अपने गोत्र को छोड़ के और अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेती हैं। लेकिन कुछ डायनेस्टी ऐसी देखी कि वो गोत्र में भी शादियां कर रही हैं, प्लस वो एक्सोगेमी भी कर रही हैं, यानी कि बाहर गोत्रों में भी शादी कर रही हैं। उनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सातवान डायनेस्टी। देखो क्या है, टू रूल अबाउट द गोत्रा वर द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। दो तरीके से शादियां होती थी, क्या देखेंगे ध्यान से। विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा, यानी कि एक तरीका तो ये होता था कि महिलाओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब उसकी शादी होगी तो वो अपने पिता के गोत्र को क्या कर देगी? छोड़ देगी। आगे, एंड अडॉप्ट हर हस्बैंड अपॉन मैरिज, यानी कि शादी होते ही वो अपने जो हस्बैंड है उनके गोत्र को अपना लेगी, यानी कि उसी को अपना परिवार मानेगी। जिस गोत्र में वो जा रही है उसी गोत्र से रिलेटेड अपने आप को मानने वाली है। मेंबर ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, और इस तरह का जो सिस्टम होता था उसमें सेम गोत्र में शादियां नहीं की जाती थी। इसको सिंपल शब्दों में समझो, जो नॉर्थ पार्ट है यानी इंडिया का नदन पार्ट है, जहां पर पंजाब हरियाणा वाला इलाका है, वहां पर अपने गोत्र को छोड़ के आप देखते हो कि माँ के गोत्र को, दादी के गोत्र को या स्वयं का जो गोत्र होता है उसको छोड़ के क्या की जाती हैं? शादियां की जाती हैं। तो इस तरीके से ये भी यही वो फॉर्म ऑफ मैरिज कहलाती है जिसमें गोत्र को छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है। आगे, टू फाइंड आउट इफ दीज रूल्स वर कॉमनली फॉलोड और नॉट, हिस्टोरियंस कंसिडर द नेम ऑफ सम मैन एंड वुमेन हुज नेम वर डिरीव्ड फ्रॉम द गोत्रा। यानी कि आप जैसे कुछ ऐसे इतिहास के अंदर कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे गए जिसमें गोत्र को ज्यादा क्या है? स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। जैसे कहा गया कि जो सातवान है, सातवान कहां पर मिलते हैं? जो डेक्कन प्लेटू वाला इलाका है। कहां का? डेक्कन प्लेटू साउथ वाले पार्ट में किसने रूल किया? सातवाहनों ने रूल किया। इसमें उन्होंने, जैसे आप मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा है, पैट्रिलिनी, यानी कि पिता के नाम पर वंश का चलना पैट्रिलिनी कहलाता है। और दूसरा शब्द मैंने आपको पढ़ाया था मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी का मतलब होता है माँ के नाम पर वंश का चलना, मैट्रिलिनी कहलाता है। तो इस तरीके से जो सातवान डायनेस्टी है उसमें यह देखा गया कि माँ के नाम को पहले बोला गया। किससे पहले बोला गया? पिता से पहले बोला गया। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, अब ये कब रूल करते हैं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप सभी सुनेंगे। बेटे, मैं कई दिनों के बाद क्लास लेकर आई हूं, मैं उम्मीद करती हूं आप क्लास में कमेंट्स भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप एक्टिव हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो मेरे पास लगातार मैसेज करते रहते हैं, मैडम प्लीज 12th क्लास के लिए क्लास लेकर आए, 12th क्लास के चैप्टर को कराएं। आप सभी के लिए ये है कि आप अपनी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, समझेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे, ताकि आपको 12th क्लास में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे देखिए, सातवाहन रूल over the Deccan and the western part of during 2 BCE, BCE 2 CE, इस तरीके से BC बिफोर क्राइस्ट एरा। मैं बता चुकी हूं, जीरो मानते हैं, जीरो ये जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है उसको जीरो मानते हैं। उससे पहले वाला टाइम क्या कहलाता है? BCE कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो ये कह रहे कि 2 BC से लेकर और 2 CE तक इनका जो क्या है? रूल रहा। किसका रूल रहा? सातवाहना डायनेस्टी का रूल रहा। आगे पढ़ेंगे, सम सातवाना रूलर हैड मोर देन वन वाइफ, यानी कि पॉलीगेनियस थे। पॉलीगेनियस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा जब शादियां करते हैं, मेल कैटेगरी शादी करती है तो वो क्या कहलाता है? पॉलीगेनियस कहलाता है। एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ वुमेन हु मैरिड सातवाना reveal that they may had their names derived from their gotra like the Gotma,
गौतमी, गोतमा, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, ऐसे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। वशिष्ठा, वशिष्ठ गोत्र आगे चल ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये फीमेल के जो नाम थे उनके जो क्या है, एंड देयर फादर्स गोत्रा, यानी कि उनके जो फादर के गोत्र होते थे उनको साथ में लेकर चलते थे। लेकिन क्या होता, उससे पहले महिलाओं के नाम भी क्या है, लिखे जाते थे। देखो आगे पढ़ेंगे, जैसे गौतमी पढ़ा और वशिष्ठ पढ़ा, इस तरीके से जो डायनेस्टी का नाम था वो पिता के नाम पर चलता, लेकिन महिलाओं को भी क्या है, महत्व दिया जाता था। अब देखें आगे, they kept these names instead of adopting new names derived from their husband's gotra as per Brahminical rules। यानी कि इसमें ये देखा गया कि जिस तरीके से ब्राह्मणों ने लिखा था कि वो अपने जो हस्बैंड है उसके गोत्र को क्या कर लेती, अपना लेती। आगे, it is also evident that some women belonged to the some gotra, now this runs counter to ideals of the exogamy and recommended in the Brahminical texts। यानी कि इस तरीके से ये भी देखा गया कि महिलाएं जिस गोत्र से रिलेटेड होती थी उससे विपरीत, या ब्राह्मणों ने जो बातें लिखी थी उससे विपरीत भी क्या है, सातवाहन डायनेस्टी में शादियों की जो परफॉर्मेंस थी वो देखी गई। आगे, इन फैक्ट इट गेव एंड द अल्टरनेटिव प्रैक्टिस ऑफ द एंडोगैमी मैरिज अमंग द किंग फॉर कजन्स। यानी कि एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, अपने ब्लड रिलेशन से संबंधित जो कजन्स वगैरह होते हैं, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, इस तरह की एक्टिविटी भी सातवाहन डायनेस्टी में देखने को मिली। आगे देखें, ये किंट कम्युनिटी इसको कहा जाता है। आगे, दिस प्रैक्टिस इज स्टिल प्रिवलेंट इन द साउथ अमंग सेवरल कम्युनिटी। जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को हम देखते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी एंडोगैमी करती है, कहने का मतलब अपने ही जो चचेरे ममेरे भाई होते हैं उनसे इनकी शादियां परफॉर्म की जाती है। कुछ कम्युनिटी आज भी साउथ के अंदर ऐसी पाई जाती हैं, जैसे ममेरा भाई या फिर खुद मामा के साथ भी शादी को करना बेस्ट मानते हैं, क्योंकि आज भी वो जो सोसाइटी है, जो पुराने रीति रिवाज थे, आज भी साउथ इंडिया के पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से दो तरीके की शादियां बताई गई, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। सातवाहन साउथ इंडिया के डेक्कन प्लेट्यूज के आसपास रहते थे, तो उन्होंने दोनों शादियों को क्या किया, परफॉर्म किया, यानी कि दोनों तरीके की वो क्या करते थे, शादियां करते थे, और जिसका प्रभाव आज भी साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखें, वर मदर्स इंपोर्टेंट, यानी कि जो महिलाएं थी, यानी कि माँ को महत्व दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। आगे, सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनॉमिक्स नेम डिरीव्ड फ्रॉम दैट ऑफ मदर। यानी कि मेट्रोनॉमिक्स को, माताओं को बहुत महत्व दिया जाता था। इसका क्या कारण है, यानी कि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि महिलाओं को, माताओं को खूब महत्व दिया जाता था सातवाहन डायनेस्टी में, ये हमें कैसे पता लगा। आगे देखिए, इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए तो उनमें कुछ महिलाओं के नाम को देखा गया कि महिलाओं के नाम भी पुरुषों के साथ क्या है, लिखे गए हैं। तो इससे ये पता लगा कि सातवाहन डायनेस्टी जो मदर कैटेगरी थी, यानी कि फीमेल जो कैटेगरी थी, उनको ये महत्व देते थे। आगे देखें, This may suggest the importance but the succession to the throne was patrilineal। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पर जो महिलाएं थी उनके नाम उनके पतियों के साथ ही लिखे जाते थे, उनके बच्चों के साथ उनकी माताओं के नाम लिखे जाते थे, लेकिन जो राजा ताज पहनने वाला था ना, कि राजा कौन बनेगा, उसमें पैट्रिलिनियन सिस्टम को अपनाया जाता था। कहने का मतलब क्या है, महिलाओं को राज के लिए या थ्रोन के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता था, महिलाएं रूल नहीं करती थी। कौन रूल करते थे, जो मेल कैटेगरी है, रूल तो मेल ही कैटेगरी करती थी। आगे, नो नथिंग कैन बी सेड कंक्रीटली, यानी कि इतिहासकार आज भी कंफ्यूज हैं कि हम सटीक तरीके से, यानी कि ठोस तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि वो जो सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी। कहने का मतलब क्या है, हम ठोस तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि वो पैट्रिलिनियन सिस्टम था या फिर मेट्रोनॉमिक्स वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो किया गया था, लेकिन ज्यादातर एविडेंस इसी बात के लिए गए हैं
कि जो सातवां डायनेस्टी है उसमें जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, जो रूल करते थे, उनका जो नाम है वो उनके पिता के नाम से चलता था। लेकिन कहीं कहीं पर रिकॉर्ड्स देखे गए कि महिलाओं के नाम भी साथ में लिखे गए हैं। उम्मीद करती हूं आपको बेटे ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये इस तरीके से एक लिस्ट मिलती है, जैसे राजा, गोतनी पुत्रा, श्री, सातकर्णी, ऐसे इस तरीके से ये लिस्ट मिली है। ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखती, आप एक बार इसको पढ़ के देख लेना कि इस तरीके से जो सातवां डायनेस्टी है उसमें उनके पिता और उनकी माताओं के नाम क्या है साथ में, बच्चे के साथ में लिखे गए हैं। आगे, विद इन द बियॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि एक उत्तम पुरुष हुआ है। क्या हुआ है? उत्तम पुरुष। अभी बताती हूं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उत्तम पुरुष, जिससे 4 वर्ण निकले। वर्ण ये जाति को नहीं डिनोट करते, ये किसी धर्म को डिनोट नहीं करते। वर्ण का मतलब होता है काम। कि पुराना जो सिस्टम था, यानी कि हमने अपने समाज को 4 वर्ण में बांटा था, 4 काम या कर्म में बांटा था कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, कि भाई सोसाइटी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए, समाज बहुत अच्छे तरीके से काम करे, उसी को क्या है वर्ण बोलते थे। कहने का मतलब कि पुराने टाइम में जब हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे जा रहे थे, उस दौरान की जो सोसाइटी थी वो इस तरीके की थी, जहां पर काम को महत्व दिया जाता था, कर्म को महत्व दिया जाता था। कैसे कि उन्होंने कहा कि एक उत्तम पुरुष हुआ। क्या हुआ? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के जो शरीर है उससे 4 वर्ण निकले। ये कहानियां बनी हुई हैं, उन कहानियों में ये कहा गया 4 वर्ण निकले, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। कहने का मतलब ब्राह्मण करता क्या है? पुराने टाइम में ब्राह्मण उसी को ब्राह्मण कहते थे जो पढ़ने लिखने और पढ़ाने में एक्सपर्ट होता था ना, उसको ब्राह्मण कहते थे। आज देखो ब्राह्मण कम्युनिटी अलग से बन गई है कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी में आगे चलकर जो बच्चा पैदा होता है वो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण ऐसे नहीं होता था। हाँ, क्या होता था कि जो पढ़ने लिखने में बहुत बेहतरीन होता था उसी को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। देखो हमारे वेदों की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि पुरानी सोसाइटी को काम के आधार पर बांट रखा था, ना कि जाति के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर बांट रखा था। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला गया कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी माहौल इसी तरीके से क्रिएट हुआ कि ये जो वर्ण है इनको क्या बना दिया गया? रिजिड बना दिया गया कि राजा के परिवार में अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय ही बनेगा। देखो दूसरा क्या है? ब्राह्मण। एक उत्तम पुरुष हुआ, उसके मुख से किसका निर्माण हुआ? ब्राह्मण का निर्माण हुआ। फिर दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है? जैसे राजा होता है, राजा का सेनापति होता है, उसकी सेना होती है, ये क्या कहलाते हैं? क्षत्रिय कहलाते हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो वो क्षत्रिय। यानी कि जिस पुराने टाइम में जिसका डील डोल अच्छा होता, जिसका प्रशासन यानी कि रूल शासन करने में वो बेहतरीन होता, उसको क्या कहते? उसको क्षत्रिय कहते थे। ये डिफाइन बिल्कुल नहीं था कि राजा के परिवार में पैदा हुआ बच्चा ही क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। नहीं, ये काम के आधार पर था कि जिसके अंदर एबिलिटी है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो वो क्षत्रिय बन सकता है, वो सैनिक बन सकता है, वो राजा बन सकता है, वो सेनापति बन सकता है, अलग अलग वो ड्यूटी कर सकता है, लेकिन वो क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का जन्म एक जो उत्तम पुरुष था उसकी बाजुओं से हुआ, यानी कि उनके जो हाथ थे उनसे उनका क्या है? जन्म माना जाता है। और ये बिल्कुल ये तय है कि जैसे क्षत्रिय क्या करता है? अपना युद्ध करना, मेहनत करना, अपने आप में प्रैक्टिस करते रहना, इस तरह की ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। फिर वेश्य। वेश्य कौन होते थे?
वैश्य जो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और ट्रेड करते थे तो वो क्या, वैश्य शब्द ये लिखा हुआ है, वैश्य जो व्यापारी वर्ग होता, व्यापारी, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी पुराने टाइम में सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता और वो अपनी खूब मेहनत करता, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करता था। तो वैश्य जो व्यापारी होता है उसका जन्म उत्तम पुरुष की जो जांग होती है, यानी कि जो थाई है, उससे माना गया है, यानी कि थाई से उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब रह गए कौन, रह गए शूद्र। शूद्र क्या करते थे, शूद्र ये करते थे कि जो ये तीन कम्युनिटी है इनकी सर्विस करते थे, कहने का मतलब सेवा करने का काम करते थे। जैसे कपड़े धोना या फिर क्या है, बार्बर का काम करना, जैसे शूद्र इस तरीके से। तो उनकी ये तीन कैटेगरी है, उनकी सेवा करने का काम करते थे, झाड़ू पोछा इस तरह के जो घरों में एज ए सर्वेंट की तरह काम किया जाता था। तो पुराने टाइम में जो काम के आधार पर क्या बटी हुई थी, ये जो जातियां हैं वो बटी हुई थी। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष माना गया, उसके मुख से यानी कि उसके चेहरे से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसके जो कंधों से यानी कि हाथों से भुजाओं से उनका क्षत्रिय का जन्म हुआ, वैश्य का जन्म एक व्यापारी जांग से माना जाता है और इस तरीके से शूद्र का जन्म उसके पैरों से माना जाता है। तो ये ऐसे हमारे ग्रंथों में, ऐसे वेदों में इस तरीके से लिखा गया है कि एक उत्तम पुरुष हुआ जिसमें चार वर्ण क्या है निकल कर आते हैं, किस किस तरीके से मैं ये आपको बता चुकी हूँ। आगे देखें बेटे। अब देखो बहुत अच्छा है ये, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास also contain the rule about the ideal occupation of the four categories और वर्णा। इस तरीके से पहले ग्रंथ लिखे गए, फिर धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रास लिखे गए। ग्रंथों के बाद उनको आसान करने के लिए धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों का निर्माण किया गया। अब इनमें क्या किया गया कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इनको मॉडिफाई करने की कोशिश की, इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया। देखो कैसे, ब्राह्मण्स वर सपोज टू द स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो करना, ये वेद, ये जो यज्ञ वगैरह करना, ये सेक्रीफाइस कहलाता है। गेट सेक्रीफाइसेस, परफॉर्म द गिव एंड रिसीव गिफ्ट। कहने का मतलब उस दौरान ब्राह्मण सोसाइटी में क्या किया जाता था, ब्राह्मण यज्ञ करना, पढ़ना, पढ़ाने का काम करते थे और उसके बदले उनको कुछ न कुछ क्या दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे। तो इस तरीके से गिफ्ट देने वाले, जैसे कोई भी रिचुअल परफॉर्म की जा रही है, किस परिवार में की जा रही है, राजा के राज परिवार में की जा रही है या फिर नॉर्मल परिवार में की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता था, गिफ्ट मिलता था। तो इस तरीके से इन चीजों को क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। आगे, क्षत्रिय वर इंगेज इन द वारफेयर। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि वो युद्ध करना, लड़ाई करना, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, जस्टिस न्याय करना, स्टडी द वेदास, यानी कि ये जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय को क्या करते थे, पढ़ाते थे। गेट सेक्रीफाइस, परफॉर्म एंड गिव गिफ्ट, और क्या है, यज्ञ वगैरह कराना और उनको जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उनको क्या देना, गिफ्ट वगैरह देना। इस तरह के काम क्या है जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी वो करती थी। वैश्यास study the Vedas, get sacrifice, perform and make gift along the engaging in agriculture, pastoralism and make gift along with the engaging in agriculture और pastoralism। और मेन शब्द है ये ट्रेड। कहने का मतलब क्या है, ये वेदों को पढ़ते थे किसकी सहायता से, ब्राह्मण कम्युनिटी की सहायता से वेदों को भी पढ़ते थे, लेकिन अपने तरफ से ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह परफॉर्म करना, फिर प्रोडक्शन उनके पास आ जाता है तो उन चीजों को मार्केट के अंदर बेच कर आना, इस तरह की एक्टिविटी कौन करते थे, वैश्य करते थे। शूद्रास सर्विंग द अदर थ्री वर्णास, यानी कि ये जो शूद्र होते थे, ये तीन वर्ण जो होते थे उनकी क्या करते थे, सेवा करने का काम करते थे। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, बाय 2 और 3 स्ट्रेटेजीज, यानी कि 3 ऐसे तरीके। बाय असर्टिंग द वर्णा ऑर्डर वाज द डिवाइन ओरिजिन, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ये धर्मशास्त्र सूत्रास वगैरह जो लिखे थे, इनमें ये कहा कि ये जो डिवीजन किया है ना, ये इंसानों ने नहीं किया, ये किसने किया है, भगवान ने किया है। देखो, डिवाइन
डिवाइन ओरिजिन, ये भगवान ने किया है। बाय एडवाइजिंग द किंग इंश्योरिंग दैट दीज नॉर्म्स आर फॉलोड विद इन हिज किंगडम्स। और ये सजेशन दिया जाता, किसको सजेशन दिया जाता? राजाओं को, कि ये जो 4 वर्ण है ना, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। आप अपने राज्य में इन चीजों को स्ट्रिक्टली क्या कर दें, इंप्लीमेंट करें। आगे देखें, बाय परसुएडिंग पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय द बर्थ। अब धीरे धीरे जो ये 4 वर्ण थे, उनका जो रूप है ना, वो चेंज होने लग गया। कहने का मतलब क्या है, जिन 4 वर्णों को काम के आधार पर माना जाता था, धीरे धीरे उनका रूप चेंज होते हुए उनको माना जाने लग गया अकॉर्डिंग टू बर्थ, कि राजा, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा ही बनेगा। लेकिन इससे पहले बिल्कुल ये रूल नहीं था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, या ब्राह्मण का बेटा ही क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, ये रूल नहीं था। जैसे जैसे समाज चेंज हुआ, हमारी तरफ जो सोसाइटी आती चली गई, उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। और आज वाला समाज जो आज आपको दिखाई देता है, ये समाज हमारे सामने उभर कर सामने आता है। तो इतने सारे बदलाव इसमें देखने को मिलते हैं। आगे, this is reference from the Mahabharata, other texts were often used. Example, the reference is the Rig Veda of the Purush Sukta, यानी कि पुरुष सूक्त में से उठाया गया। और ये पुरुष सूक्त में जो ये हमारे 4 वर्ण है ना, इनका वर्णन किया गया है, 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। दैट क्लेम दैट ऑल द 4 वर्णा आर बोर्न आउट ऑफ द 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये पुरुष सूक्त। पुरुष जो मैंने कहा था ना, पुरुषा, पुरुषा का मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष से इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और मैंने आपको बताया कि कहां और किस तरीके से उनका जन्म माना जाता है। देखें, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी बिकम किंग। अब शास्त्रों में ये लिख दिया, ब्राह्मण कम्युनिटी ने इस चीज को रिजिड बना दिया कि जो क्षत्रिय होगा ना, यानी कि जो क्षत्रिय परिवार में जो जन्म लेगा, वही क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। तो इस तरीके से इन चीजों को उन्होंने क्या बना दिया, रिजिड बना दिया गया। हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज फॉलोड द ट्रू, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये हर जगह पर उसी टाइम फॉलो किया जाता हो। इसमें जो चेंजमेंट आया है वो धीरे धीरे आया। कैसे? सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यास, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मौर्य के बारे में। मौर्य, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत सारी किताबें जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनको शूद्र कैटेगरी का भी मानते थे। कहने का मतलब वो पहले शूद्र थे, लेकिन बाद में उन्होंने पावर गेन की और बाद में वो क्या बने, क्षत्रिय बने। क्या बने, क्षत्रिय। ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा भी कहानी बताई जाती है कि इनकी माता मोर पालक थी। कहने का मतलब क्या है, ये मोर को पालने का काम करती थी, तो जिसके कारण इनका नाम मौर्य पड़ा। कहने का मतलब जो गोत्र इनका नाम लिया जाता है वो मौर्य कहलाया। उससे पहले ये फॉरेस्ट में रहना, अपनी माँ के साथ जीवन यापन करना, ऐसा माना जाता है। और मोर पालने वालों को लोअर कैटेगरी का उस दौरान माना जाता है। अब ये इतिहासकार कहते हैं, ये मैं नहीं कहती, इतिहासकार कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जिस सोसाइटी को, जिस कम्युनिटी को, जिस धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दिया ना, अपने राज्य में रहने के लिए उनको उनके धर्म का प्रचार करने के लिए मौका दिया, उन्होंने तो उनको क्षत्रिय कैटेगरी का बताया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी राजा के नीचे काम करते हो, अगर आप लॉयल हो, आप लॉयल हो तो अपने राजा को या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम कर रहे हो तो उनकी सराहना करोगे, ना कि बुराई करोगे। ऐसे ही जिन धर्मों को ये मौर्य जो क्या है वंश था, उन्होंने उनको संरक्षण दिया ना और उनको फैलाने का काम दिया, उन्होंने उनको क्षत्रिय कैटेगरी का बताया। लेकिन जो कम्युनिटी को उन्होंने क्या है आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया या फिर उनको प्रचार करने का मौका नहीं मिल पाया, तो उन कम्युनिटीज ने मौर्य समाज को या मौर्य जो राजा रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, शासक रहे हैं,
उनको उनको क्या है, उन्हें लोअर कैटेगरी का बताया गया, यानी कि वो निम्न वर्ण से संबंधित थे। तो हिस्टोरियन क्या है, इस बात से कंफ्यूज हैं कि कहीं पर तो जो मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य है उनको एक हायर जो वर्ण के अनुसार जोड़ा जाता है, और कहीं पर किसी किसी बुक में या फिर जो टेक्स्ट मिलते हैं उनमें उनको लोअर कैटेगरी का माना गया है, यानी कि शूद्र कहा गया है। तो आज तक हिस्टोरियन कंफ्यूजन में है कि उनका परिवार, उनका जन्म जो है वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था कि वो शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। देखो आगे पढ़ेंगे। सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्य इन द हॉटली डिबेटेड, यानी कि बहुत क्या है कंफ्यूज रहे हैं। कौन कंफ्यूज रहे हैं? हिस्टोरियन कंफ्यूज रहे हैं कि भाई ये जो मौर्य जो रहे हैं वो किस तरह की कम्युनिटी से रिलेटेड थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्लेम देम टू बी द क्षत्रिय बट द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्लेम देम टू बी द लो ओरिजिन, यानी कि जो देखो जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण जो मौर्य डायनेस्टी थी उसने दिया था। उसका प्रचार करना, उनकी समितियां कराना, अलग संगीतियां वगैरह कराना, उनको अपने जो बच्चे हैं उनको विदेशों में भेजना कि इस जो ये धर्म है इसके बारे में क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। तो इस तरीके से इनको तो क्या है, जो आपके ब्राह्मण कम्युनिटी है वो उनको अवॉइड कर दिया, यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी को मौर्य समाज ने या मौर्य वंश ने अवॉइड किया। तो जिसके कारण उन्होंने उनको क्या बताया, लोअर कैटेगरी का बताया। लेकिन मैंने वो कहा ना कि जो बौद्ध धर्म है उनको इन्होंने क्या दिया था, संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया तो जिसके कारण ये जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने मौर्य वंश को बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये हिस्टोरियन खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, कि इस तरीके से क्या है अलग अलग एविडेंस मौर्य समाज के बारे में मिलते हैं। आज भी हिस्टोरियंस के बीच में ये बहस का मुद्दा रहता है कि हम उनको किस कैटेगरी में और किस तरीके से लें। संगास एंड द कण्वास इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास वर ब्राह्मण्स, और ये कह रहे हैं कि जो संगास डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी सक्सेसर्स रहे हैं, मौर्य के सक्सेसर रहे हैं, कहने का मतलब मौर्य के बाद इन लोगों ने रूल किया, वो वहां पर किसको परफॉर्म किया जाता था, वो ब्राह्मण थे। कहने का मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से आते थे और उन्होंने वहां पर रूल किया। तो वो फिर क्या है, जो पिछला जो राजा है उसकी क्या करेंगे, बुराइयां करेंगे। आगे, सकास हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड रूल्ड वर टर्म द मलेच्छास। अब ये जो शक राजा हैं, शक राजाओं को मलेच्छ माना गया। मलेच्छ, ये मलेच्छ कम्युनिटी के माने गए। मलेच्छ वो होते हैं जो साफ सफाई का काम करना, जो लोअर कैटेगरी वाले काम है उनको करना। तो जो शूद्र ये सकास होते थे, सकास में जो रूलर्स होते थे उनको क्या बताया गया, मलेच्छ बताया गया। बारबेरियंस या आउटसाइडर बाय द ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणों ने कहा कि ये आउटसाइडर्स थे, ये फॉरेस्ट में रहते थे, क्या है जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले होते थे, चमड़ी को ओढ़ने वाले होते थे, ये मलेच्छ कहलाते थे। ये अच्छे नहीं होते थे, इनका जो कल्चर था, रहने खाने पीने का जो सिस्टम था वो बेहतरीन नहीं होता था। तो ये जो सकास थे, शक डायनेस्टी से रिलेटेड जो रूलर्स थे उनको मलेच्छ कहा गया। अब ये अलग अलग टेक्सेस है, जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, जिनको जहां से भी जो भी एविडेंस मिले उन्होंने उसी अकॉर्डिंग इन चीजों को क्या किया, एक्सप्लेन किया। आगे देखें, नॉन क्षत्रिय किंग यानी कि नॉन क्षत्रिय, बिल्कुल कि कोई राजा क्षत्रिय मतलब कोई ओरिजिनली कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है लेकिन आगे चलकर क्षत्रिय बन गया, ऐसा भी देखा गया है। कोई शूद्र परिवार में जन्म हुआ लेकिन वो क्षत्रिय बन गया, ऐसा भी देखा गया। तो ये कह रहे हैं कि नॉन क्षत्रिय, कि जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था लेकिन आगे चलकर वो क्या बना, क्षत्रिय बना। Thus it become the clear that the political power effectively upon to the anyone could muster support and the resource and rarely depend on the birth and as क्षत्रिय। ये कहने का मतलब क्या है कि जब चार वर्णों को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता था, वर्णों के अकॉर्डिंग सोसाइटी बनती थी, यानी कि चार वर्ण के अकॉर्डिंग, जो पुराने उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी थी, उसमें ये देखा गया
कि जन्म से चाहे कोई क्या नहीं था, बर्थ के अकॉर्डिंग वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन आगे चलकर वो क्या बनता है, क्षत्रिय बनता है। ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिले। आगे देखें, चले बेटे, इसको हम आगे अगली क्लासेस में, अब ये 2 या 3 क्लासेस में आपके इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। आप टेंशन मत लें, 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे चल के मैं फटाफट इन वीडियोस को कंप्लीट करने वाली हूँ। यानी कि आपके जो 12 चैप्टर है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है, हमारे पास अब 10 चैप्टर कवर करने के लिए रहते हैं। कुछ पार्ट हमारा मैथ का रहेगा, मैं मैथ को भी आपको धीरे धीरे करा दूंगी, लेकिन आप कोशिश करना कि ये जो नोट्स हैं इनको पढ़ते वक्त आप वीडियो को पॉज कर लें और उस दौरान इन चीजों को लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत मेहनत के बाद इनको क्रिएट किया गया है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तब तक के लिए बेटे आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कुछ स्टूडेंट मेरे पास पर्सनली कॉल्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। मैं बेटे आपके बहुत आभारी हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो, इसलिए आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। आप पूरा वीडियोस देखते हो, इसलिए आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। जिस तरह के सजेशंस मैं आपको देती हूँ, आप उन सभी सजेशंस को फॉलो करते हो, इसलिए आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो मैं आपकी बड़ी कृतार्थ हूं कि आप इतना क्या है मुझे सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बड़ी बड़ी आभारी हूं। तब तक के लिए बेटे आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, और मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि बहुत आसान आसान शब्दों में, बहुत सिंपल तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको आपके एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।